हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। घटनाएं तब शुरू हुई जब कुछ किसानों ने आके पंचायत में ये शिकायत करी कि उनके कुछ जानवर गायब हो रहे हैं। शुरुआत में तो बस ऐसा ही लग रहा था कि वो जानवर गायब हो रहे हैं, लेकिन एक एक करके उन सभी जानवरों की लाशें मिलने लगी और लाशें ऐसे विभत्स रूप में मिलती कि एक बार को उन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाए। सबसे हैरानी की बात यह थी, गांव में जानवरों की ऐसे मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन पूरे गांव में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि आखिर उन जानवरों को मार कौन रहा है। बस ऐसा लगता था कि वो जानवर अचानक से गायब होते और उसके बाद उनकी लाश मिल जाती। उस बीच वो कहाँ जाते और उनका क्या होता, किसी को नहीं मालूम। एक दिन सुबह सुबह गांव का एक किसान अपने घर से बाहर निकला और उसने देखा कि उसके घर के बिल्कुल सामने ही उसकी बकरी मरी हुई पड़ी हुई है। उसके पूरे शरीर के अंग बाहर निकले हुए हैं। सामने खेत के बिल्कुल पास में ही एक खून का मानो तालाब सा बन चुका था। मुश्किल से 100-150 मीटर के अंदर ही उसकी 3 बकरियों की लाश पड़ी थी और वो जिस हालत में थी वो देखकर कोई भी डर जाता। कुछ दिनों बाद एक और किसान की गाय मरी हुई मिली और उसकी हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। डरावनी बात अब ये थी कि उनके जानवरों को कोई मार तो रहा ही था, लेकिन मारने के साथ साथ उनके घर के सामने सीधा छोड़ के चला जाता था और किसी को भी अब तक कोई अंदाजा नहीं था कर कौन रहा है, इंसान, जानवर या फिर कोई और। जिस तरीके से उनको मारा जा रहा था, गांव वाले ये तो समझ चुके थे कि वो कोई इंसान या जानवर तो शायद नहीं है, वो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो कि उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीत रहा था, जानवरों की लाशें मिलना बढ़ता जा रहा था और हर लाश बिल्कुल मानो एक जैसी हालत में ही मिलती। मानो ऐसा लग रहा था जो शैतान भी उनके साथ ऐसा कर रहा था, उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। खौफ का माहौल इतना ज्यादा हो गया था कि गांव वालों ने अब ये सोच लिया था कि अब शायद उन्हें जानवर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक एक करके लगभग पूरे गांव के जानवर आधे से ज्यादा मारे जा चुके थे। ये सब चीजें अब काबू से बाहर हो चुकी थी। गांव वाले कई तरह की पूजा करते, कुछ भी करते, लेकिन ये सब शांत ना होता। और फिर एक दिन सुबह सुबह ऐसी घटना हुई जिसके बारे में कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। सुबह सुबह गांव के एक झोपड़े के सामने एक आदमी की कटी फटी लाश मिली। गांव वालों का कहना था कि पिछली रात पूर्णिमा थी और वो आदमी गांव का ही एक शराबी था जो कि देर रात तक इधर उधर घूम घूम के शराब पीता रहता था। रात में एक आदमी ने उसे शराब की बोतल लिए घूमते हुए भी देखा था, लेकिन सुबह सुबह जिस हालत में उसकी लाश मिली वो बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पता नहीं कैसे उसके शरीर का एक एक अंग मानो खा खा के छोड़ दिया हो। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, लोगों की हालत खराब हो गई। लोगों के डर का कोई इल्म ना रहा। सब लोग ये सोचने लगे अब सिर्फ जानवर नहीं, इंसानों को भी वो चीज खा रही है, यानी कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। शाम होने के बाद से लोगों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। किसानों ने अपने बच्चे कुचे जानवरों को बंद बाड़े में रखना स्टार्ट कर दिया और कई लोगों ने तो अपने घर के अंदर ही सब लोग जो छोटा मोटा हथियार इकट्ठा कर सकते थे वो उन्होंने इकट्ठा किया। गांव मानो रात के समय एकदम सुनसान हो जाता, ऐसा लगता कि वहां कोई रहता ही ना हो। रातें ऐसे बीतती और दिन भर लोग उस शैतान की चर्चा करते रहते। बस यही हो गई थी उस गांव की जिंदगी। गांव वालों को डर सबसे ज्यादा इसी बात का था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, आखिर कौन है कि ऐसे इन सब की हत्या कर रहा था। गांव में लगभग सभी पर शक की नजर से देखा गया और उसके बाद एक और दर्दनाक घटना हुई। गांव के कुछ बच्चे एक साथ लापता हो गए।
किसी को नहीं पता कि सारे बच्चे एक साथ कहाँ गायब हुए। गांव के मर्दों ने एक ग्रुप बना के फैसला किया कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और सबसे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उन्हें ये नहीं पता था कि आखिर वो लड़ किससे रहे हैं। उन्होंने ग्रुप तो बना लिया था, लेकिन वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। उसी समय गांव में दो भाई रहते थे, हीरा और मनोज। वो लोग गांव के सबसे लास्ट वाले झोपड़े में रहते थे, जिसके पीछे की तरफ सिर्फ जंगल था। 3 दिन पहले उनके जानवरों को उसी शैतान ने मार दिया था। वो दोनों भाई बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वो उसी शाम बैठकर वहीं पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बूढ़ी दादी पीछे व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, जिन्होंने अपने शरीर पर अपना शॉल लपेट रखा था। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा आज, मनोज बोला। हाँ, ठीक कह रहे हो, वरना ये जो भी चीज है ये सबकी जान ले लेगी। हाँ भाई, तुमने सही कहा, ये जो भी चीज है, आदमी या फिर शैतान, एक बात तो है, ये सिर्फ पूर्णिमा की रात में ही जान लेता है। और आज एक बार फिर से पूर्णिमा की रात है। आज हमें देखना ही होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन हमें इस बात से भी सावधान रहना होगा कि आखिर वो चीज़ है क्या, ये हमें नहीं मालूम। वो एक ऐसा शैतान है जो कि बिना चेतावनी दिए सीधा हमला कर देगा। मानो किसी भूत की तरह वो इन जंगलों में भटक रहा है। सच में वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक होगा। दोनों भाई डरे हुए थे, लेकिन हिम्मत इतनी थी कि वो एक दूसरे से ये वादा कर चुके थे कि आज रात पता लगा के ही रहेंगे। वहां से उठने से पहले उन्होंने अपनी दादी से पूछा, प्लीज प्लीज माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनकी दादी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। पिछले कई सालों से वो बिल्कुल चुपचाप अपनी ही दुनिया में मगन रहती। दोनों भाइयों ने भी ध्यान नहीं दिया और अपनी बातचीत करते हुए वहां से उठ गए। मनोज ने पता नहीं कहां से एक पिस्तौल का इंतजाम कर लिया। उसके बाद दोनों ही लोग गांव के उस पुल पे पहुंच गए जिससे गांव के मेन इलाके में जाया जा सकता है। हम मेन रास्ते पर ही खड़े हो जाएंगे और अगर वो जो भी चीज है वो आज रात आई तो उसे कम से कम हम दोनों में से किसी एक के सामने से जाना पड़ेगा। मैं उस गली के सामने चला जाता हूँ और तुम इस गली के सामने रहना। हम दोनों इतनी दूरी पर रहेंगे कि एक दूसरे को आवाज मार के बुला सकें। इस पर हीरा ने कहा, भाई लेकिन हमारे पास सुरक्षा के लिए क्या है? उसने थोड़ा शांत भाव से उत्तर दिया, हम दोनों हैं एक दूसरे की सुरक्षा। कुछ भी दिखे मुझे आवाज मार देना। ये बेहद ही खतरनाक काम है जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी को ये करना ही होगा क्योंकि नहीं पता कि उसका अगला शिकार कौन होगा। हम बस हाथ में हाथ रखे बैठ नहीं सकते। वो दोनों अलग अलग गलियों के सामने जाकर खड़े हो गए। इनके आगे वो पुल था। मनोज के हाथ में वो पिस्टल थी और हीरा के पास एक बड़ा सा चाकू। घर से निकलने से पहले हीरा ने अपनी दादी से बस इतना कहा, ओ माँ, हमारी चिंता ना करना, हम आपके पास जिंदा लौट कर आएंगे। इस पर उनकी दादी बस एक हल्की सी मुस्कान दे दी और चुपचाप बैठ गई। रात काली और बिल्कुल शांत थी। पूर्णिमा का चांद आसमान में निकल चुका था और दोनों भाई तैयार थे। दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पे उन्होंने जाने के लिए सोचा था। अचानक से जंगलों की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन दोनों भाइयों ने देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। वो दोनों अब अलग होकर अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। जंगलों की साइड पेड़ और परछाइयों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े रहे। दोनों के ही दिमाग में अपने अपने ख्याल थे। वो चीज क्या है, कितनी भयानक होगी। कहने को वो एक दूसरे के सामने ही थे, लेकिन अंधेरे के कारण देख नहीं पा रहे थे। हीरा अपना चाकू लिए जंगल की ओर घूरे जा रहा था। उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसे अपने हाथ कांपते हुए महसूस हो रहे थे और पसीना निकलता हुआ। वो उस जगह पर खड़ा था कि अचानक से उसे आई किसी के चलने की आवाज। बेहद सहमा हुआ हीरा पीछे मुड़ के देखा
तो उसे कोई भी नहीं दिखा और एक बार फिर से वो आगे देखने लगा। उसके बाद दुनिया की सबसे डरावनी छुअन महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पे किसी के बहुत ही पैने नाखून आ रहे हैं। मन ही मन वो समझ गया था ये किसी के 10 नाखून हैं जो कि उसकी पीठ पर सहला रहे थे। हीरा ने एक जोरदार चीख मारी। मनोज ने जैसे ही वो चीख सुनी फौरन अपनी गन लेकर वो उस तरफ भाग के आने लगा। उसे अपने भाई को किसी भी हालत में कुछ नहीं होने देना था। वो उस जगह पे गया जहां उसका भाई था और निशाना लगाने लगा, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। उसे फिर पुल वाली तरफ से अपने भाई की चिल्लाने की आवाज आने लगी, भाई ये वो है, भाई ये। इसके बाद उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे पाया। उसने उसी अंधेरे में अपनी गोलियां दाग दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सामने से बहुत जोर से भागने की आवाज आई और ऐसा लगने लगा कि कोई चीज मनोज की तरफ तेजी से भागते हुए आ रही थी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई अपने घर नहीं गए तो गांव वालों को चिंता हुई और गांव वाले उन्हें ढूंढने लगे। और उसके बाद जब वो उस पुल के पास पहुंचे, गांव वाले बिल्कुल डरे सहमे रह गए। उन्होंने देखा दोनों भाइयों की कटी फटी लाश उसी जगह पर पड़ी हुई थी, बिल्कुल खून से सनी हुई, एक के ऊपर एक रखी हुई। गांव वाले बेहद ही ज्यादा डर गए। जैसे जैसे उन भाइयों की लाशें उठाकर वो उन दोनों को लेकर उनके झोपड़े की तरफ चल दिए। दोनों उनके घर पे पहुंच चुके थे और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी भी करने लगे। इतने सारे गांव वालों में से किसी ने भी उसकी दादी के बारे में नहीं सोचा। सब यही सोचते थे कि वो बूढ़ी औरत बस व्हीलचेयर पे बैठी रहती है और वो कुछ भी नहीं करेगी। किसी ने भी ये नोटिस नहीं करा कि आज उसकी व्हीलचेयर खाली है और वो बूढ़ी औरत वहां से गायब थी। किसी ने भी ये नोटिस नहीं करा कि वो ऊपर छत पे एक कोने में बैठी हुई थी। छत से बस धीरे से अपनी नजरें थोड़ी सी उठाकर उसने उन दोनों की लाशें देखी, लेकिन पूरे गांव वालों में से किसी ने भी उस बूढ़ी औरत के चेहरे पे आई शैतानी हंसी को नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखे उस बूढ़ी औरत के वो 10 नाखून जो कि बहुत ही ज्यादा पैने थे और जो उसने अपने शॉल के अंदर छुपा रखे थे। ये तो थी आज की हमारी पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। आगे उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरी लाइफ में ऐसी 3 घटनाएं हुई हैं जो कि मेरे ख्याल से हॉन्टिंग्स थी। कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं तो क्या शायद कोई भी ना समझ पाए, और मैंने तो ये सब महसूस किया है। मुझे सिर्फ इसीलिए यकीन है, वरना शायद ही कोई मेरी बातों पे यकीन करे। पहली घटना तब की है जब मैं छोटी थी उम्र में, तकरीबन 10 साल की बस। उस समय हम एक किराए के घर में रहते थे। वो घर एक बहुत ही पुराना घर था जिसमें हम रहते थे। हमारे घर के थोड़े आगे की साइड में एक वेल्डिंग शॉप थी। अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे एक बगीचा था छोटा था, जहाँ पर कई सारे पेड़ थे। हमारा घर मुझे तभी से अजीब लगता था जब मैं 5 या 6 साल की थी, या फिर यूं कहें कि जब से मेरे अंदर थोड़ी सी भी समझ आई थी तब से मुझे उस घर में काफी ज्यादा अजीब सा ही लगता था। हमारे घर में दिन के टाइम भी ज्यादातर अंधेरा ही रहता था। वो घर बना ही कुछ इस तरीके से था कि सनलाइट अंदर नहीं आ पाती थी और अंदर मेन रूम में मोस्टली टाइम अंधेरा रहता था। जब तक मैं 10 साल की हुई हर समय मुझे ऐसा ही लगता कि मेरे को कोई ना कोई घूर रहा है, लेकिन जब भी देखती तो वहां पर कोई भी ना होता। हर रात किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। ऐसा लगता कि कोई बूट्स पहनकर बाहर घूम रहा हो। की आवाज मेरे कानों में आती रहती। वो आवाज पीछे बगीचे वाली साइड से आती और आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस आवाज को इधर उधर जाता हुआ महसूस कर पाती। पहले ऊपर मेरे मम्मी पापा के कमरे में, और उसके बाद सच कह रही हूँ, ऐसा लगता कि वो पैरों की आवाज धीरे से मेरे कमरे के बाहर ही आ जाती और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहीं पे ठहर सी जाती। कुछ देर ऐसे ही बीतती और उसके बाद वो आवाज मानो धीरे धीरे करके जैसे आई थी वैसे ही चली जाती। जिस टाइम वो आवाज मेरे कमरे के बाहर आके रुकती थी, मैं
बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी और अपने चेहरे के ऊपर कंबल ढक लेती थी। घर के सारे गेट और खिड़कियां बंद रहते थे, लेकिन तब भी पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। डर के मारे मैंने अपनी छोटी बहन को भी अपने पास सुलाना शुरू कर दिया, जो कि पहले मम्मी पापा के साथ सोती थी। रात में उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता मेरे साथ, और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो जाते। हमें सही में इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि आखिर उस घर में क्या हो रहा था। और ये घटनाएं तब तक हुई जब तक कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को तलाक नहीं दे दिया, और उसके बाद वो मेरी बहन के साथ दूसरे शहर में चले गए। वहाँ से जाने के तकरीबन 1 साल बाद मेरी मम्मी को एक बूढ़ी औरत मिली, जो कि उस घर के पास में ही रहती थी। मम्मी ने उन्हें उस जगह पर रहते हुए जो हमारे साथ हुआ था वो सब बता दिया, और इस पर उस बूढ़ी औरत का एक बहुत ही अजीब सा आंसर था। उसने कहा कि बहुत साल पहले उस घर के मालिक ने अपने ही नौकर को वहां पर मार दिया था। हालांकि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन सभी लोगों को पता था कि उसने ही अपने नौकर को मारा है। उस जगह पर बगीचे में खेलते समय भी मुझे ऐसा ही महसूस होता था कि कोई मुझे वहां पर देखता है। एक बार तो ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। मेरे पापा के एक दोस्त दरअसल एक बार हमारे घर पे आए हुए थे। वो पहले कभी भी हमारे घर नहीं आए थे, और उस रात वो हमारे घर पे ही रुके। वो उस रात मेरे रूम में सो रहे थे, और हमारी फैमिली के चारों लोग एक ही रूम में ऊपर मम्मी पापा के पास सो रहे थे। हम सब सो ही रहे थे कि मुझे याद है कि अचानक से हमें तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा डर के उठी। पापा और मम्मी लपक के नीचे गए और उनके कमरे में देखने लगे कि आखिर क्या हुआ है। वो उनके कमरे के बाहर ही जाकर रुक गए। वहाँ पे मैं भी धीरे धीरे उतर के नीचे गई, और जो मैंने देखा वो बहुत ही अजीब था। रूम में बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था, और उन अंकल की तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मेरे पैर से दूर हट जाओ, मेरे पैर से दूर हटो, भागो यहाँ से। पापा धीरे से पहले साइड से लाइट जलाए और उसके बाद उन अंकल को संभालने लगे। वो अंकल जैसे ही पापा को देखे तुरंत उठे और एकदम से चिल्लाने लगे। मुझे लगा कि बच्चे मेरे पाँव के पास आकर खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं थे। वो कोई और थे। अंकल उस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर गए थे कि वो उसी समय अपने कपड़े पहने और अपना सामान लेकर आधी रात में ही हमारे घर से बाहर निकल गए। उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो हमसे मिलने भी नहीं आए, और जब भी आए वो दिन के दिन में ही निकल गए। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता कि मानो मैं घर के बाहर खेल रही होती तो मुझे ऐसी आवाज़ आती कि मेरी मम्मी मेरे को बुला रही हैं, और जब मैं भाग के उनके पास जाती और उनसे पूछती जी मम्मी कहिए, तो वो कहती कि मैंने तो तुम्हें अभी बुलाया ही नहीं, फिर तुम कैसे आ गई। लेकिन मैं सच कह रही हूँ कि मैं सच में आवाज़ सुनती कि मम्मी मेरे को बुला रही हैं। इससे भी ज़्यादा हैरानी आपको तब होगी जब मैं आपको बताऊंगी ये घटना सिर्फ तभी होती जब मेरी मम्मी किसी ना किसी काम से मेरे को बुलाने वाली होती, लेकिन मैं उनके आवाज़ देने से पहले ही उनके पास चली आती और ये कहती थी कि मुझे आपके बुलाने की आवाज़ आई थी। ये घटना सच में बेहद अजीब थी। मुझे नहीं पता कि उस घर में ऐसा क्या था, लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो काफ़ी अजीब थी, और ये इंसिडेंट मेरे माइंड में हमेशा घूमते ही रहते हैं। दूसरी घटना कुछ सालों पहले की ही है, जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद की। एक्चुअली मेरे हस्बैंड नेवी में हैं। एक बार उनकी पोस्टिंग एक जगह पे हुई, मैं आपको नाम नहीं बता सकती। वहाँ हमें रहने के लिए एक छोटा सा घर भी दिया गया था। हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि जहाँ पर हमें घर मिला था उसके पास में ही एक वॉर मेमोरियल था। एक बार मैं अपने पति के साथ उस वॉर मेमोरियल में घूमने के लिए भी गई थी। उसे एक पार्क जैसा बना दिया गया था। वहाँ पे घूमते वक्त हम एक जगह के नज़दीक पहुँचे जो कि एक घेरा हुआ एरिया था, जिसके आसपास चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। एक्चुअली उस जगह पर एक मेजर जनरल की मौत हुई थी। उस दिन हम आराम से अपने घर चले गए। तो एक रात की बात है, मैं और मेरे पति एक बार उनके एक साथी के घर गए हुए थे। रात के समय आते हुए हम उसी वॉर मेमोरियल वाले रास्ते से आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि उस वॉर मेमोरियल वाले रास्ते के बारे में वहाँ पर कई लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा है।
शायद आप इशारों से समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, लेकिन हम इस बात पे ध्यान नहीं दिए क्योंकि वो हमारे घर का छोटा रास्ता था और हम रात के तकरीबन 12 बजे उसी रास्ते से अपने घर गए और हमारे साथ कुछ खास हुआ भी नहीं। लेकिन जो हुआ वो हुआ था बाद में रात के समय। दरअसल रात में मैं अपने पति के पास ही बेड पे सोई हुई थी। हमारी छोटी सी बिल्ली बेड के पास ही नीचे से लेटी हुई थी। मैं पता नहीं क्या सो ही नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या सोच के मैंने अपने गालों पे हाथ लगाया तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। मैं रो रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे पता ही नहीं था। और उसके बाद जो हमने महसूस किया वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। सच में अचानक से हमारे रूम पे आप सोच भी नहीं सकते कितनी जोर की आवाज आई। ऐसा लगा कि पता नहीं किसी ने क्या चीज उस दरवाजे पर फेंक के मार दी हो बड़ी जोर से। और जैसे ही ये हुआ उसके बाद रूम की बंद पड़ी हुई लाइट अचानक से जलने और बुझने लगी। ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। मेरे पति अचानक से उठकर बैठ गए थे और मुझे पकड़ लिए थे और हमारी जो छोटी सी बिल्ली थी वो भी ऊपर बेड पे चढ़ चुकी थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। थोड़ी देर तक हम लोग ऐसे ही डर के बैठे रहे। थोड़ी देर में ही वो लाइट्स बंद हो गई। उसके बाद भी हम कुछ देर ऐसे ही बैठे रहे और उसके बाद जाकर हम वापस से सोने की कोशिश करें। उस घटना के बारे में मेरे पति से कोई भी बात कभी नहीं हुई, लेकिन इसके बाद से मेरे साथ ही कुछ बेहद ही अजीब घटना शुरू हो गई। मैं दरअसल सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी और जब मेरे हस्बैंड बेस पे जाने के लिए निकलते थे तब वापस से रूम में आकर आराम से सोने की कोशिश करने लगती थी। लेकिन कुछ दिनों से बहुत अजीब हो रहा था। ऐसे ही मेरे हस्बैंड घर से जाते और मैं बेड पे लेटती, मानो मेरी बॉडी पैरालाइज सी हो जाती। ऐसा लगता कि मैं उठने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना ही मेरी आंखें खुल पाती थी और ना ही मैं हिल पाती थी। मैं बस ये चाहती थी कि मैं बस सो जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग में एक अजीब सा डर आने लगता था कि अगर मैं एक बार सो गई तो शायद कभी ना उठ पाऊं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। हो सकता है पता नहीं आप क्या समझो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा डरावना था। मैं महसूस कर सकती थी वहां पे कुछ ना कुछ नेगेटिव था। मेरे साथ हर दिन होने लगा। आखिरी बार ये तब हुआ जब मेरे हस्बैंड को एक बार वापस से उनके होम बेस पे ट्रांसफर कर दिया गया। उस दिन सुबह सुबह हमने अपना सामान पैक करवा दिया था और मेरे हस्बैंड अपने बेस पे गए थे ताकि वो ट्रांसफर ऑर्डर ले सकें। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या ही करूं, तो मैंने एक बुक उठाई और उसे पढ़ने लगी। मुझे अचानक से थोड़ी सी थकान सी होने लगी, तो मैंने उस बुक को फ्रिज के ऊपर रख दिया और बेडरूम में चली गई। बेड पर मैं काफी थकी हुई लेट गई। लेकिन उस दिन जो हुआ वो बेहद ही डरावना था। मुझे पता था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं शायद से हिल ना पाऊं, लेकिन मुझे आराम की सख्त जरूरत थी। मैं लेटी और ऊपर दीवार की तरफ देखने लगी, लेकिन सच में जो मैंने फिर देखा वो अनबिलीवेबल था। मैंने देखा कि अचानक से छत की जो सीलिंग थी उस पे शायद किसी की आंख आ गई थी अचानक से, जो कि मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं सच में इतनी ज्यादा डर गई कि पूछिए मत। एक बार फिर से मेरी बॉडी मानो पैरालाइज हो गई। मैं पूरी कोशिश करती लेकिन नहीं उठ पाती। लेकिन तभी अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। पता नहीं कैसे अचानक से मैं उठ गई और मैं तुरंत ही उठकर बैठ गई। वो आवाज ऐसी थी जिसने पता नहीं कैसे लेकिन उस वक्त के लिए मेरी जिंदगी बचा ली। जब मैं किचन में देखने गई तो मैंने देखा कि फ्रिज के ऊपर जो अभी मैंने किताब रखी थी वो नीचे गिर गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो किताब फ्रिज के ऊपर बिल्कुल बीच में रखी थी, तो ऐसे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस दिन खुद ही मेरी जिंदगी बचा ली हो और मैं उस अनजान शक्ति की हमेशा शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो हम उसके अगले दिन वहां से निकलने वाले थे, लेकिन मेरे पति को जब मैंने ये बातें बताई तो हम लोग उसी दिन उस जगह से अपने घर के लिए निकल गए। ये मेरी लाइफ में घटी मेरे साथ दूसरी ऐसी घटना है। अब मैं आपको मेरे साथ ऐसी घटी हुई आखिरी घटना बताती हूँ। ये वाली घटना जो भी मैंने आपको घटना बताई इसके कुछ महीनों बाद की ही है। दरअसल वहां से जाने के बाद हम एक अपार्टमेंट पे रहने लगे थे। वहां पर शिफ्ट किए हुए हमें कुछ ही टाइम हुआ था। मेरे पति एक बार फिर से कुछ दिनों के लिए वहां से बाहर गए हुए थे। मैं वहां पर ज्यादातर टाइम अकेले ही रहती।
अपना काम वाम निपटाने के बाद अपने दोस्तों से बातें करती और ऐसे ही मेरी रातें निकल रही थीं। लेकिन एक रात बहुत ही अजीब घटना हुई। अचानक से रूम की लाइट्स जलने और बुझने लगी। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों होने लगा था। मुझे लगा शायद लाइट में कोई डिफेक्ट होगा, इसलिए मैंने फौरन ही दूसरे लाइट बल्ब से वो वाली रिप्लेस कर दिया। लेकिन 3 बार बल्ब चेंज करने के बावजूद भी ये घटना बंद नहीं हो रही थी। उस समय तक मुझे पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों से डर लगना मानो बंद सा हो गया था। तो मैंने अपने पड़ोसी को ही बुलाया और उन्हें दिखाया, तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि छोड़िए, इसे रहने दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। लेकिन इसके 3 दिन बाद एक बेहद ही अजीब घटना हुई। दरअसल हमारे पड़ोसी का बच्चा अक्सर मेरे पास खेलने के लिए आ जाता था। वो एक दिन दरअसल ऐसे ही खेल रहा था कि एक बेहद ही अजीब घटना हुई। वो अचानक से खेलते खेलते पीछे दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैं सोफे पर बैठी हुई थी और वो पीछे दरवाजे पर ही देखे जा रहा था और अचानक से वो दरवाजे पर देखकर रोने लगा। एक बेहद ही डर वाली लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि वहां पे कुछ तो था जो कि उसे डरा रहा था। मैं फौरन उसके पास गई और उसे गोदी में उठा लिया। और उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये सब कैसे बोला, लेकिन मैंने उस बच्चे को गोदी में उठाने के बाद कहा, सुनो, तुम जो भी चीज़ हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए या फिर तुम किस लिए यहाँ पे हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से किसी को भी नहीं परेशान करना चाहिए। हम तुम्हें जानते भी नहीं है कि तुम कौन हो, तो तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो। प्लीज़ इस जगह से चले जाओ और हो सके तो कभी भी वापस नहीं आना। मैं बस इतना बोल के दरवाजे की तरफ घूरे जा रही थी और उसके बाद जो उस बच्चे ने कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बच्चा मेरी गोद में ही था। उसने अचानक से मेरे से कहा, अंकल चले गए। और जब उसने ये कहा तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा फील होने लगा। इस घटना से पहले लाइट्स वाली घटना भी होती रहती थी, लेकिन उस रात के बाद से कभी भी वो घटना फिर से नहीं हुई। बस मेरी ज़िंदगी में ये ऐसी 3 ही घटना हुई हैं जिनमें मैंने ऐसी किसी चीज़ का सामना किया था। मन किया कि आपसे शेयर कर दूं तो कर दी। इन घटनाओं पे यकीन करना या ना करना आपका काम।